हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एंड यू आर स्टडिंग वेल। टुडे इज 15th ऑफ अगस्त 2024 व्हेन वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑन केमिकल काइनेटिक्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि 2 दिन से आपको मैंने लेक्चर नहीं दिया। सबको पता है क्यों नहीं दिया एंड आई एम completely shattered with an episode that happens in RGKR Medical College. But then I realized इस चीज से आपकी पढ़ाई तो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। Whatever be my mental state of mind or my emotional state of mind, it doesn't matter at all. I have to work for you because you have to give your NEET exam. बट बच्चों मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। रिक्वेस्ट सिंपल सी ये है, प्लीज फोकस ऑन योर सेफ्टी एंड योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। ठीक, आप है तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई कॉन्फिडेंस रखिए आपसे हो जाएगी एंड यू विल रीच ग्रेट हाइट्स with your confidence and your good intent। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने सॉल्यूशंस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एंड जो क्वेश्चन के ट्रिक के फॉर्म में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ लाइव सेशन ऑन द पीवाईक्यूज और मे बी रिकॉर्डेड। वो मैं पोल करा के टेलीग्राम पे आपसे पूछूंगी दैट वॉट एवर यू वॉन्ट, जिसमें मैं उन ट्रिक्स को भी डिस्कस करूंगी कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। राइट, विद दिस माइंडसेट लेट्स स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहली बात बेटा, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? इफ यू नो, केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। कि मान लो एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी एंड गिविंग यू सी। इनकी जो रेट है किस गति से, मतलब कितनी स्पीड से ये रिएक्शन हो रही है और सी बन रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच इट हैपेंस। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है बच्चे, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, जो आप ऊपर बात कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया कि जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, दे आर गिविंग यू प्रोडक्ट, और इवन अ सिंगल रिएक्टेंट इज बीइंग under chemical reaction and giving you product, what happens is rate is basically defined as change in concentration of the reactant with time or the change in concentration of product with time। क्या मतलब है इसका? मैं सीधे से सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका रेट होता है उसका मतलब क्या है कि भैया अगर मैंने मान लो अभी स्टार्ट किया जिसको मैं टाइम 0 मान रही हूँ, इसमें आर के 100 मॉलिक्यूल थे और टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स पे आर के मॉलिक्यूल्स कितने बचे बेटा? 50 बचे। तो रेट क्या हुआ? रेट इज इक्वल टू 50। क्यों? क्योंकि 100 से 50 हो गया, यानी 50 मॉलिक्यूल्स खत्म हो गए, डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड दैट इज 10 मिनट्स, सो इट इज 5 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। आप दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वेदर बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मजे की बात सिर्फ इतनी है कि रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस। क्यों? रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता जाएगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ऑल राइट, दिस इज द सिंबल दैट यू हैव टू अप्लाई। अब इसके बाद बात करते हैं कि मैम यूनिट कैसे निकालें, कि भैया रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट निकालने के लिए आपको सीधा सा मुझे ये बताना है कि मैंने अभी बेटा क्या बोला। बोला कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। यही तो हो रखा है ना। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ व्हाट हैपेंस, अगर कॉन्सेंट्रेशन की आप बात करें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में होता है बेटा? मोल पर लीटर, जनरली मोल पर लीटर। और टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, सो दिस शुड बी द यूनिट। फाइन, अब इसके आगे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भैया जिससे आप रिएक्शन कराने वाले हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा? फर्स्ट एंड ऑल, मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा हमारे पास उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर? सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट का, कि जो आपने रिएक्टेंट यूज किया है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अब फिजिकल स्टेट में अगर आप बात करें तो रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स अगर गैशियस है, अगर गैशियस है बच्चों, तो उनका रेट फास्टर होता है। रेट इज फास्टर, rate is faster than solids and liquid।
देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब आप मैम पूछेंगे मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स इधर और उधर घूमते रहते हैं, रोमिंग अराउंड करते रहते हैं, तो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना इजी है। जबकि मॉलिक्यूल्स लिक्विड या सॉलिड फेज में थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, तो इनका कोलाइड करके मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल। ऑलराइट, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो दैट लीड्स टू इंक्रीज इन रेट ऑफ द रिएक्शन। कितने से कितना इंक्रीज होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओगे, 10 राइज ऑफ 10 डिग्री, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। यू कैन सी कि किस तरीके से सिर्फ 10 डिग्री का चेंज आपके एक रिएक्शन को फास्टन अप करा सकता है। अब आप पूछेंगे मैम ये क्यों, ध्यान से समझ लो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये कोलाइड ज्यादा करेंगे आपस में, कोलाइड ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनेंगे एंड प्रोडक्ट बनेगा। ऑलराइट, सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि भैया कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है। बेटा जनरली अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम ही एक ही होता है क्या, कि रिएक्शन में खुद यूटिलाइज ना हो लेकिन रिएक्शन को जल्दी करवा दे। ठीक, दीज आर, जैसे आपने सुना होगा जब आप कहीं होली प्लेस पे जाते हैं, स्पेशली आपको मैं पर्सनली बताऊं, जब आप मंदिर वगैरह जाते हैं और किसी जैसे मान लो पहाड़ों वहाड़ों की बहुत ऊंची चढ़ाई करके आप गए, दलालों को क्लियरली पता है कि आपके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 5 घंटे वेट करके फिर जाके दर्शन करें। व्हाट दे डिड, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, इधर आइए इधर आइए, दूसरे वाले गेट से वीआईपी एंट्री दिलाते हैं, 500 रुपए दीजिए, एंड दिस इज प्रिविलेंट इन द टेम्पल्स। सो दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट और दलाल। उसमें उनकी ना कोई मेहनत लगनी है ना कुछ लगना है। क्या करते हैं वो, उनकी सेटिंग होती है अंदर अंदर, जिसमें वो आपको दिखा देते हैं और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि हाँ चलो बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल गया, अब तो जीवन धन्य हो गया, एकदम सफल हो गया। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कैटलिस्ट। वहां पे उनका कुछ नहीं लगता, यहाँ पे कैटलिस्ट का कुछ नहीं लगता। ये क्या करता है, सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्टेंट्स आके यहीं पे चिपक जाएं। जब ये यहाँ पे चिपकेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बन के यहाँ से निकल जाए, खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये होता है। ऑल राइट, उसके बाद और क्या है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी मैटर करता है क्या। ठीक है, बिल्कुल करता है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट द रिएक्टेंट सरफेस एरिया, जितना ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो बड़ा होगा मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा उससे ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर, फास्टर रिएक्शन। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाता लेकिन मैंने सेक ऑफ कंप्लीशन आपको बता दिया है। ठीक, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो सकते हैं। सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। Activation energy is a very important topic and a subject to discuss in detail in the last, जिसमें हम आपको कैटलिस्ट का ग्राफ भी बताएंगे। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतना बेटा फास्टर होगा रिएक्शन। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, faster will be the reaction, increased and faster will be the reaction। क्यों, जरा ध्यान से समझना। अगर तुम्हारे नीट के स्कोर को मैं कह दूं तुम्हें मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए 640 नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ 320 चाहिए, आधी पॉपुलेशन 25 लाख में क्रॉस कर जाएगी। ठीक, तो बेसिकली क्या किया हमने, स्टैंडर्ड ही गिरा दिया, जिसकी वजह से ज्यादा क्या हो प्रोडक्ट्स मिले। इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि मान लो तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए एक रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, बट आप सिर्फ इतनी सी दे रहे हैं और उसमें आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, तो बट नेचुरल सी बात है कि रिएक्शन जल्दी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेहनत करना किसको ही पसंद है, ना आपको ना रिएक्शन को, है ना। तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी वहीं पे रिएक्शन फास्ट होने लगेगी। कैटलिस्ट का काम ये भी होता है दैट दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इफ यू वांट टू राइट यू कैन ऐड
कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई दे फास्टन द रिएक्शन। फास्टन द रिएक्शन, एक तो अपने ऊपर सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्टेंट्स वहां पे क्या करें, अटैच होकर रिएक्शन कर सके, और दूसरी बात इस तरीके से वो रिएक्शन को फास्टन कर देते हैं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अच्छा, अब आते हैं कि भैया क्या डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। कि मतलब फाइनली अगर आप एक इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। मान लो कि एक इक्वेशन मैंने दे रखी है आपकी नजरों के सामने की, कोई ए मॉलिक्यूल है जिसके ए मोल्स लिए, बी मॉलिक्यूल है जिसके स्मॉल बी मॉलिक्यूल, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स लिए। जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना CO2, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप ये लिख दें, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मीथेन को जब आप कंबस्ट करते हैं CO2 के प्रेजेंस में, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओनली, तो व्हाट हैपेंस, CO2 फॉर्म्स विद वाटर। अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो आप कैसे बैलेंस करते हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ लगा दो। ऑक्सीजन तो टोटल कितने में प्रोडक्ट साइड में, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बी स्मॉल बी कुछ नहीं है, ये आगे वाले नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऑलराइट, तो अब कंफ्यूज मत करिएगा, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल डी is basically the reactant and the product, but small a, small b, small c and small d is basically the number of moles. Okay, चलो अब इसके साथ आगे बैठते हैं। रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो रेट जो है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, बी की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, और ये भी हो सकता है कि रेट जो है वो ए की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे और बी की पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्स और वाई क्या है, व्हाट इज दिस एक्स एंड वाई, दीज आर बेसिकली एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग 2 की पावर 2 लिखते हैं, इसका मतलब 4 होता है, तो दिस इज नोन एज पावर और एक्सपोनेंट। ठीक, सेम उसी तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर पे भी डिपेंड कर सकता है। मान लो ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, मतलब ए को तुम 2 गुना बढ़ाओगे तो इसकी पावर 2 रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम। बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 का मतलब हुआ कि अगर तुम बी को डबल करोगे तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स this exponent is giving you the power in which the reactions rate will be affected if you increase or decrease the concentration of the reagent. ठीक, बात समझ में आई। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आपको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, आप चाहें तो यहाँ नोट करके लिख लें। व्हाट इज दिस नोट, एक्सपोनेंट्स x and y, एक्सपोनेंट्स x and y may or may not, may or may not be equal to the stoichiometric coefficients। कोफिशिएंट्स, ये बड़ा सा अंग्रेजी का शब्द देख के घबरा मत जाना कि ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, ये जो स्मॉल बी एंड स्मॉल ए है ना, इसी को कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑलराइट फाइन। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि ये जो पावर है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स जितना एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्ट कर रहा है उसके बराबर हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस नाउ कि हमें एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना चाहिए एंड देन वी कैन राइट, बेसिकली दैट मींस रेट को हमने पहले कैसे लिखा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, प्रोडक्ट बाय टाइम, प्रोडक्ट बाय टाइम। आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि मैम मैंने बुक में ऐसे लिखा हुआ देखा है dr/dt और प्लस dp/dt, तो मैम आप क्यों ट्राइंगल बना रहे हो, आपका मन कर रहा है बनाने का। जी नहीं बेटा, जब बुक में आपने ऐसे देखा होगा तो एक नया कंसेप्ट भी पढ़ा होगा कि जब बड़े इंटरवल के लिए, मतलब कुछ आधे घंटे 20 मिनट आधे 1 घंटे के लिए बात करते हो तो डेल्टा टी लिखते हैं। अब आप बोल रहे हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड और मिली सेकेंड्स, तो बहुत छोटे इंटरवल के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन के तौर पे डी लिखते हैं, मतलब दोनों का एक ही है, डिफरेंस इन टाइम। ऑलराइट, अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
रेट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x एंड b की पावर y। अभी मैंने पीछे आपको लिख के दिखाया, प्रोपोर्शनैलिटी का आप जब साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है विच इज k, and now you can write k into a की power x and b की power y. You can write this way as well, right? What is k? K is basically proportionality constant. Proportionality constant. What do we mean by this proportionality constant? कि भैया इसका दूसरा नाम क्या है? रेट कांस्टेंट। जब भी आपको कभी भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इस इक्वेशन में हम क्या बोल देते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज rate law or rate expression. This equation is known as rate law and rate expressions. All right. इतनी बात हम सबको समझ में आ गई। ओके मैम, रेट लॉ की फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेट लॉ क्या है? देखो बेटा, समझाने वाली चीजें मैं आपको खुद से समझाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस भी पता चल जाए, जहां से कभी कभी एआर बन जाता है। वो ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स पे लिख के रखी है, आपको सिर्फ उससे पढ़ाऊंगी। ठीक, रेट लॉ देखिए, it is basically an expression in which rate reaction is given in terms of molar concentration of reactant with each other raised to the some power. सीधा सा मतलब यही है कि जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा जो दो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कुछ पावर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक, विच मे नॉट और मे बी इक्वल टू द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ये जो x एंड y है दैट कैन बी इक्वल टू दिस नंबर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स और मोल्स, और मे नॉट बी, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए कभी आप किसी के रिएक्शन को बता के नहीं कह सकते कि इसकी ऑर्डर ये है, उसकी ऑर्डर वो है। ये एक प्रैक्टिकल डेटा है जो एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ऑलराइट, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक, तो ये कुछ चीजें समझ में आती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आपसे कोई पूछ ले, लेट्स टॉक अबाउट, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं पूछूं कि पूरे रिएक्शन, ये जो आपने रिएक्शन लिखा, जैसे मैं एक और रिएक्शन लिख दे रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो रेट इक्वेशन ये आई, ये रेट लॉ ये आया, के इज ए की पावर x एंड b की पावर y, a की पावर x एंड b की पावर y। सो ओवरऑल रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा? तो ऑर्डर विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ कि रिएक्शन की क्या ऑर्डर होगी? x प्लस वाई। ऑर्डर इज बेसिकली दिस पावर, दिस एक्सपोनेंशियल पावर, जिसको आप ऐड करके पूरे रिएक्शन की ऑर्डर बताएंगे। ऑलराइट, ठीक। अब ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है बेटा? मैंने कहा ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। वो आपके हिसाब से थोड़ी ना चल रहा है, आप उसके हिसाब से चल रहे हो। आप वो हो रहा है उसको एक्सपेरिमेंट करके पता लगा रहे हो, फिर उसके बाद डिफाइन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि बेटा मुझे इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन मैंने जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन लिखी, ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज गिविंग यू स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। नाउ गिव मी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। रिएक्टेंट ए का क्या ऑर्डर होगा? आप मुझे बताओगे मैम इट इज बेसिकली ए। अगर मान लो इसकी रेट इक्वेशन लिखी गई, इसकी रेट इक्वेशन यही आ रही है, ये रेट इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी, रेट फिर से यही आ रहा है, रेट की इक्वेशन मैं फिर से नीचे लिख दे रही हूँ कि ए की पावर x b की पावर y। तो आप मुझे बताएंगे मैम सिर्फ आपने रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इट मस्ट बी ओनली x। जब आप पूरे रिएक्शन का पूछेंगे तो हम दोनों का ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो दो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, जब रिएक्शन का पूछा जाए तो सारे रिएक्टेंट्स के ऑर्डर ऐड होंगे, नहीं पूछा जाए तो जिस रिएक्टेंट का पूछा जाए सिर्फ आप उतना बताएंगे। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स पे मैं थोड़े एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, पहले देखिए आप, एक रिएक्शन है अमोनिया in presence of palladium at a temperature of 1130 Kelvin gives you nitrogen plus 3 molecules of hydrogen, और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के रिएक्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाय, हमने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया दैट इट इज के अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। इसका मतलब क्या हो गया? किसी की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो ये रेट इज इक्वल टू के ओनली, क्योंकि ये तो 1 आ जाएगा ना, किसी की पावर 0 होता है इसका मतलब उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप मैथ्स में पढ़ के आए हैं।
So this is an example of, this is a perfect example of zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों मतलब होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि रेट उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एज सिंपल एज दैट, कि रेट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अमोनिया चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, डजंट मैटर एट ऑल, रेट अपनी स्पीड से चलेगा। ठीक है मैम, समझ आ गया। और बताइए, चलो ठीक, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोराइड in presence of sunlight, gives two molecule of HCl, and when we find rate is equal to K hydrogen to the power हाइड्रोजन, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल है ये, ठीक है, या फिर मैं दूसरी रिएक्शन लिख देती हूँ, ये जनरली जीरो ऑर्डर होता है, इसको आपको मैं सूडो मॉलिक्यूलैरिटी में समझाऊंगी, छोड़िए, ये वाला देख लीजिए आप। दो मॉलिक्यूल N2O5 के हैं एंड ये चार मॉलिक्यूल दे रहा है NO2 के प्लस O2 के। मैं बोल रही हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू K इंटू पावर ऑफ N2O5 की 1। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट माय पॉइंट। फिर आते हैं तीसरे पे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं कि मैम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है। बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है, आप इस एग्जांपल से देख लो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज बेसिकली व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 is heated to give two molecules of NO plus oxygen. Rate is given by K into NO2 to the power 2. So this power 2 is basically second order reaction. इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड ऑल फ्रैक्शनल यूनिट्स भी होती हैं, दैट यू मस्ट नो। ठीक, अब बात करते हैं इतना जो ये रेट कांस्टेंट और चिल्लाया जा रहा है, इस रेट कांस्टेंट के की क्या वैल्यू होती है, क्या यूनिट होती है। कई बार तो नीट और जेई में सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जेई मेंस में, कि के की यूनिट बता दो। नीट वालों का तो फेवरेट है, के की यूनिट बता दो, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, इतना ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ दिस पेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। इतना अगर तुम्हें याद है ना, बार बार जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ इसको बार बार पढ़ो, इससे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैचेस खरीद सकते हैं, उससे 30-30 घंटे का लेक्चर एक चैप्टर पे देख सकते हैं, क्योंकि डेली का एक लेक्चर पड़ता है, 10 दिन होता है केमिकल काइनेटिक्स, और एक दिन का लेक्चर होता है 2.5 से 3 घंटे का। फिर भी आपको जो एग्जाम में याद रहेगा वो आपके लिए हेल्पफुल है, नॉट ये कि आपने कितने घंटे के लेक्चर देखे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये बहुत पूछा जाता है, इसको मैं कहूंगी कि आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कभी भी आप के लिखते हैं बेटा, तो के निकालते कैसे हैं, रेट डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, जैसे ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, इसी तरीके से निकालते हैं। रेट की यूनिट हम सबको पता है क्या होती है, रेट की यूनिट अभी तो निकाला था पीछे, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। और नीचे जो तुमने रखा है, नीचे जो तुमने ए की पावर एक्स बी की पावर वाई रखा है, बेसिकली ये क्या है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की तो बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई, दैट शुड बी योर ऑर्डर, राइट। अब आइए, इसका मतलब आप जब के की वैल्यू निकालेंगे, एसआई यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इनटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, where n is nothing, n is basically x plus y, that is total order। पूरे रिएक्शन की जो ऑर्डर है उसको हम लोग बोलते हैं n। ठीक, मैंने x प्लस वाई को ऐड करके बस लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को निकालेंगे तो यू विल फील दैट व्हाट हैपेंस, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम is basically your unit of k। नीचे से n ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, राइट, तो इसको 1 माइनस n लिख देंगे हम। अब डिफरेंट ऑर्डर्स की जरा निकाल के देखते हैं, लेट्स हैव दिस, डिफरेंट ऑर्डर्स की निकाल के देखते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, एंड ये मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए मैं ऐसे साइंस बना देती हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं कि कैसे होता है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये के की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए। फाइन, अगर आप बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। ठीक, ऑर्डर अगर किसी का जीरो है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमने के की जो वैल्यू निकाली उसमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। तो जीरो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन टाइम, दैट मीन्स इट शुड बी मोल पर लीटर per second। खत्म। दिस इज द वैल्यू फॉर के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके जब बच्चों आप फर्स्ट ऑर्डर का निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर का आप निकालेंगे और आप सेकेंड ऑर्डर का निकालेंगे, आप ये सेम फॉर्मूला ट्राई करके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आएगी बेटा सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर की आएगी मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब आप बोलेंगे मैम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आई ट्राई वंस मोर। देखो के की वैल्यू हमने निकाली कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन करोगे अपॉन टाइम तो तुमको के की यूनिट मिल जाएगी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, वेयर वेयर दिस एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि टोटल रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो एन रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हाट कैन हैपन, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में बेटा क्या होगा, ध्यान देना जरा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 अपॉन टाइम। जब ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब तो वन ही होता है ना, नीचे टाइम बचा है, दैट लीड्स टू सेकेंड इनवर्स ओनली। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर। आप सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे, देन K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 अपॉन टाइम, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन की पावर इनवर्स माइनस 1 अपॉन टाइम। तो इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, मोल, क्या लिखेंगे आप, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है ऑर्डर, बात समझ में आई। नाउ लेट्स मूव टू द मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज taking part in the reaction which must, this line is important, collide simultaneously, collide simultaneously in order to bring about chemical reaction, to bring about the chemical reaction is known as molecularity of the reaction। देखो बेटा, प्रोडक्ट बनने के लिए ये जो दो रिएक्टेंट हैं दे शुड बी कोलाइडेड हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब होता है ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ तैर रहा है दूसरा यहाँ तैर रहा है और बस टच करके निकल गए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। हेड ऑन कोलिजन, एकदम फ्रंट से कोलिजन होना चाहिए दोनों का, तब जाके एनर्जी जनरेट होगी एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू, राइट, और तब बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल्स एक सिंगल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, हेड ऑन कोलाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, इफ यू वांट एन एग्जाम्पल, देखिए जरा, NH4NO2 giving you nitrogen plus 2 molecules of water. This is a unimolecular reaction. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों, क्योंकि मैम इसमें एक ही प्रोडक्ट है, यही आपस में कोलाइड कर करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओके फाइन, यहाँ पे देखिए एक मैं एग्जांपल आपको ट्राई मॉलिक्यूलर का दे रही हूँ। ट्राई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 3 है। कैसे 3 है देखिएगा, दो मॉलिक्यूल NO के रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। तो ये कितना हुआ, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स, राइट। सो दिस इज मॉलिक्यूलैरिटी कि भैया इसके आगे का कोफिशिएंट क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये यूनिमोलिकुलर हो गया, यहाँ पे टोटल 3 है, 2 इसके 1 ऑक्सीजन का, तो ये ट्राइमोलिकुलर हो गया। ऑलराइट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या है नोट, द प्रोबेबिलिटी
the probability that more than three molecules, the probability more than three molecules can collide and react simultaneously is very low. क्या मतलब है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक ही साथ तीन मॉलिक्यूल से ज्यादा कोई रिएक्ट कर पाए। तीन से ज्यादा कभी नहीं रिएक्ट कर पाते हैं। दैट्स वाई मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो तीन तक होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। हेंस इसके स्टेटमेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। हेंस molecularity more than 3 molecularity more than 3 is rare. ठीक है, it cannot proceed further. This is a very important statement that you should know. Next very important point, we should know the difference between order and molecularity. कई बार सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके डिफरेंस पे। बच्चे जो रट के जाते हैं उनको इनका डिफरेंस ही नहीं क्लियर होता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में कुछ कुछ आगे कोफिशिएंट पावर की बात की जा रही थी, मे बी दोनों सेम ही हो। ठीक है, आंख खोल के बिल्कुल और कान खोल के सुनना जो पढ़ाया जा रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलता है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलता है एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आप ऐसे नहीं कह सकते कि अरे नहीं नहीं भैया इसको कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इट कैन बी फ्रैक्शनल एंड जीरो। इट कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंड जीरो एज वेल, राइट। ओके, इधर आते हैं। इधर अगर आप बात करें, इट कैन बी कैलकुलेटेड, आप सामने देख के बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, कितना रिएक्शन हो रहा है, राइट। बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स अटैक कर रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप में, इन स्लोएस्ट स्टेप मतलब जो सबसे धीमे चलने वाला स्टेप है। वैसे भी आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उसका रेट डिटरमाइन करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैशटैग द स्लोएस्ट स्टेप is the most important step for reactions rate। रिएक्शन रेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका स्लोएस्ट स्टेप कितना तेज या कितना धीमे चल रहा है, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और जीरो। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और जीरो, ना ये फ्रैक्शनल हो सकता है ना ये जीरो हो सकता है, राइट। नाउ व्हाट कैन वी डू? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कभी आधे आधे रिएक्ट नहीं करते, पूरे पूरे रिएक्ट करते हैं। सो ऑलवेज अ होल नंबर, दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड। ऑल राइट, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो वेरी क्लियरली। अब डिफरेंट जगह के, जैसे यहाँ पे मैं एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगी, एंड विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ऑर्डर्स, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली किसकी, हम बात करेंगे रेट इक्वेशंस। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हैं, उनकी रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन एंड डिफरेंट ऑर्डर, फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर्स की रेट इक्वेशन क्या क्या हो सकती हैं। अभी हम इस पे एक टेबल बनाते हैं ताकि हमें एक ही जगह ये डेटा मिल जाए जो हमारी पूरी एनसीईआरटी में बिखरा बिखरा लिखा हुआ है। ठीक, पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। व्हेन अ सिंगल आर इज गिविंग यू द प्रोडक्ट, दिस इज जीरो ऑर्डर। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए अगर आप रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? रेट विल बी के आर की पावर जीरो, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। के आप लिखेंगे तो कैसे निकालेंगे? के आप निकालेंगे बेटा, के का फॉर्मूला क्या होगा? रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ऐसे तो निकालेंगे आप। ठीक है, जब आप के का फॉर्मूला लिख के देखेंगे तो रेट आपको पता कैसे चलेगा?
रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले शुरुआत में आप कितना रिएक्टेंट लेके चले थे इनिशियली, लास्ट में कितना बचा डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मस्ट बी इक्वल। जैसे आप अगर ये ना याद रखना चाहें तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है, कि k इज गिवन बाय k इनिशियली आप कितना लेके चले हैं और फाइनली कितना आपके पास बचा है। बेसिकली वही कि क्या रेट है उससे आप k निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ वाली कॉन्सेंट्रेशन का टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, उसकी पावर पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो k इज इक्वल टू रेट। रेट कैसे निकालते हैं आप, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन टाइम, कि कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, वही तो बात कही जा रही है। ठीक, ओके मैम। चलिए दूसरा देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। व्हेन अगेन R is giving you product and it is first order। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, इसको B लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट की इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, K R की पावर 1। ऑल राइट, R की पावर 1 हो गया मैम। आगे चलिए, तो K की इक्वेशन इसके लिए क्या आती है, आप जब लॉग वगैरह लगाएंगे तो इससे ये एक इक्वेशन डिराइव होती है, जिसके लिए आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज लॉग आर नॉट, मतलब इनिशियली आपके पास कितना था और फाइनली कितना बचा। ठीक है, दिस इज इनिशियल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आई, दिस इज आर नॉट बाय आर। फाइन, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, जिसमें फिर से 2R इज गिविंग यू प्रोडक्ट। ठीक, या मान लीजिए इसको ऐसे लिख लीजिए, R इज गिविंग यू प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैं आपको बता दे रही हूँ, ऑर्डर इज सेकेंड, तो इसका मतलब रेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट विल बी K इंटू R की पावर 2। एंड K की इक्वेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे K की इक्वेशन विल बी 1 बाय T 1 बाय R माइनस 1 बाय R नॉट, दैट विल बी द इक्वेशन फॉर K। ठीक, आपसे यही पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही ध्यान रखना है, डोंट बॉदर एट ऑल। फिर भी अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, जिन्होंने मॉड्यूल वगैरह देखा होगा, उनको लगा होगा मैम कितना कम पढ़ाती हैं, तो लो बेटा सुन लो, मैम तुम्हें कम ही पढ़ाती हैं क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन से मतलब है, पीएचडी कराने से नहीं। फिर भी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ऑर्डर विल बी थर्ड, तो इसके हिसाब से रेट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, रेट शुड बी K इंटू R की पावर 3, और K की इक्वेशन जब निकालोगे तो इट इज 1 बाय 2T 1 बाय R स्क्वायर माइनस 1 बाय R नॉट स्क्वायर, खत्म। दैट विल बी द ऑर्डर फॉर K। इज दैट क्लियर एवरीवन, इतनी बात समझ में आई। अब इसी से रिलेटेड थोड़े ग्राफ बना लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे जीरो ऑर्डर के, लेट्स टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर। सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे जीरो ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर को जब आप ग्राफ की तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर आप वाई एक्सिस पे रेट ले लें एंड इस पे कॉन्सेंट्रेशन ले लें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप जीरो ऑर्डर में देखेंगे दैट इट डजंट डिपेंड ऑन एट ऑल। सो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यों, क्योंकि आर की पावर जीरो पे डिपेंड करती है पूरी रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में क्या फर्क पड़ जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से यही ग्राफ बनाते हैं, बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ पे जैसे जैसे आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा, क्योंकि आर की पावर 1 पे डिपेंड करता है रेट। ऑल राइट, चलिए आगे करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट, कुछ ज्यादा ही उत्साहित होकर मैंने पहले ही ग्राफ बना दिया, पहले लिखना चाहिए था मुझे। सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड ऑर्डर की बात करोगे, इसका मतलब क्या है कि रेट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन रिएक्टेंट का स्क्वायर। ये देखिए, इधर रेट होगा, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर होगा, या आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर की बात करेंगे तो ये लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक, क्योंकि आर स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना। सो दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहती हूँ। सपोज करो रिएक्शन के स्टार्टिंग में तुम 100 मॉलिक्यूल लेके चले थे आर के, और 20 मिनट बाद इसके 50 मॉलिक्यूल बच गए, 50 खत्म हो गए। सो दिस 20 मिनट्स विल बी टर्म्ड एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का बेटा मतलब होता है कि जितने टाइम में पूरा रिएक्शन कंप्लीट होना हो, ये रिएक्टेंट खत्म होना हो और पूरा रिएक्टेंट बन जाना हो, उसके आधे टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ।
अब हाफ लाइफ की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज हाफ लाइफ. इफ यू वांट यू कैन राइट इट इज द टाइम व्हेन the concentration of the reactant the concentration of the reactant is reduced to to half of its initial concentration. मतलब जितना आप लेके चले थे अगर उसका आधा हो जाए उस टाइम को आप क्या कहते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसको आप टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं. इस पे भी क्वेश्चन आता है. ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर में आप टी हाफ कैसे निकालेंगे? जीरो ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला, किसी का फॉर्मूला डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इसका याद करना है कि क्या फॉर्मूला होता है. दैट इज आर नॉट बाई टू के. ठीक है, इससे आप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव कर सकते हैं कि टी हाफ इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट. ठीक, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज निकल रही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे आएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction, let's talk about that. If you talk about first order reaction, T half is given by ln 2 by k. This is 0.693. आपको पता है लॉग के टेबल में इसकी वैल्यू इतनी होती है. And now you can see a very important statement that it is independent. It is basically independent of R naught. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर सेकेंड ऑर्डर को देखें, फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो टी हाफ जो है उसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टी हाफ जो है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आर नॉट वन माइनस एन. आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन वन माइनस एन, जैसे के की पावर वन माइनस एन पे डिपेंड कर रही थी ना, वैसे ही यहाँ पे. इसका मतलब अगर आप, ये जनरल है, जैसे आपने जीरो ऑर्डर में देखा कि अगर यहाँ पे जीरो डाल दो तो टी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आर नॉट. अगर यहाँ पे वन डालोगे तो टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की वैल्यू -1. मतलब टी हाफ अगर एन की जगह आप 2 रखेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज पावर -1. इसका मतलब इसके ऑपोजिट चलता है टी हाफ. दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू योर माइंड, राइट? ये पूछा जाता है. अब उसके बाद आते हैं बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे. ये क्या नहीं भला है? Pseudo first order reaction means that those reactions which are not truly of the first order but under certain circumstances, under certain conditions, they became first order. मतलब ऐसे ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, दोगले लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ. एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा. केन शुगर C12H22O11, इसको आप केन शुगर भी बोलते हैं. ठीक है, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम, दे गिव यू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज दैट इज C6H12O6. एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज है. वैसे तो ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है, वैसे तो ये जीरो ऑर्डर है, लेकिन जब आप इसकी रेट देखेंगे ना, इट इज K इंटू C6H12O6 की पावर 1. ठीक है, मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनकी कुछ भी ऑर्डर हो सकती है लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, दैट मींस अंडर एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में ये क्या होंगे? ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगेंगे. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब टेम्परेचर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इफ यू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस
ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल्ड। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसी हो जाती है बेटा? डबल्ड, एकदम जंप कर जाती है। अब आप पूछेंगे मैम वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों ये डबल होता है? बिकॉज के की वैल्यू, के डबल्स टेम्परेचर के साथ, अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, और वो डबल हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आप टेम्परेचर के साथ चेंज थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू डबल हो जाएगी, इसलिए क्या होगा? रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो। फाइन। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अबाउट एरेहीनियस इक्वेशन, एक बार पढ़ लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एरेहीनियस इक्वेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको आगे पढ़ाती हूँ मैं। राइट डाउन द टॉपिक, एरेहीनियस इक्वेशन। बहुत इक्का दुक्का बार, कई बार इस पे मतलब एक आध सवाल बना देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एरिहीनियस ने बेसिकली के का रिलेशन दिया टेम्परेचर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि ए इज कैपिटल ए इंटू स्मॉल ई की पावर ई ए बाय आर टी। व्हाट इज दिस कैपिटल ए, व्हाट इज दिस रबिश कैपिटल ए? ये नई इक्वेशन क्या है? दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में एरेहीनियस कांस्टेंट, एरेहीनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हो। कुछ नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, व्हाट इज दिस ई ए? ये ई ए क्या है मैम? ये छोटा वाला ई तो लॉग है, बड़ा वाला क्या है? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? स्मॉल ई बाय कैपिटल ई ए बाय आर टी रिप्रेजेंट्स, this represents the fraction of molecules. Next line is important, the fraction of molecules that have kinetic energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। मतलब ये उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी एनर्जी क्या हो? मोर देन ई ए हो। ये उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी एनर्जी इज मोर देन ई ए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, एंड दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू नीड टू नो। इससे रिलेटेड एक ग्राफ है जो पूछा जाता है। क्या ग्राफ पूछा जाता है मैम? ओके, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बेटा लॉग लगा के, तो आप लिख सकते हैं ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फाइनल इक्वेशंस देख लीजिए, प्लस ln a, जिसको अगर आप लॉग में लिखेंगे यू विल गेट log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी प्लस log a। ये रिएक्शन पूछ ली जाती है एज इट इज, बस ये फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, इसका मतलब व्हेन यू विल ड्रॉ ग्राफ, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, व्हेन यू विल ड्रॉ अ ग्राफ, किसके किसके बीच में? log k वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कैसा? इनवर्स में। देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद स्लोप। स्लोप क्या होगा? दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्लोप इज माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। अच्छा, टेम्परेचर के तो अगेंस्ट ही बना रहे हैं, क्या सिर्फ आर होगा? ऑल राइट, एंड इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे ये कट करे, इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा? दिस इज log a। ठीक, क्या मतलब हुआ? चला जरा ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये सीधे से ये कह रहे हैं कि जब आप एक ग्राफ बनाएंगे, किसके किसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है? वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log k एंड 1 बाय टेम्परेचर। एरेहीनियस इक्वेशन कहती है कि यहाँ पे एक इंटरसेप्ट होगा, इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का इस बेस लाइन के साथ स्लोप कितना होगा बेटा? स्लोप विल बी माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ई ए बाय आर इंटू 2.303। ठीक, एंड ये इंटरसेप्ट जो है दिस इज इक्वल टू log a।
This is equal to log A. That is the important graph that you need to have. इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कहाँ वाई एक्सिस पे ये कट करेगा, और ये आपका स्लोप हो गया. ऑल राइट, सो दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड. इसका मतलब आपसे कोई ये पूछ ले कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बताओ इस ग्राफ पे या रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक, आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज log K2 by K1 is equal to AA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. मतलब जो बाद का टेम्परेचर है वो बाद में, और जो पहले का टेम्परेचर है वो पहले. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप ऑफ K एंड T. ठीक है, K और T के बीच में रिलेशन शो कर रहा है. जब आपका टाइम T1 है तो K की वैल्यू क्या है? K1. टाइम T2 है तो K की वैल्यू क्या है? K2. इसी से हम लोग डिराइव करते हैं ये वाली इक्वेशन कि अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो 10 डिग्री पे आपका रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू डबल हो जाती है. राइट, दैट इज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ. ऑल राइट, फाइन. अब आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे? ठीक है, ओके. सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ बनाती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट. पहले एक ग्राफ बनाते हैं. ओके, ये मैं बात कर रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी की. जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कितनी एनर्जी है कोलाइड करने से पहले और बाद में. और ये मैं बात कर रही हूँ बेसिकली क्या, ये मैं बात कर रही हूँ रिएक्शन की, कि कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक, जब कैटलिस्ट नहीं यूज हो रहा है बच्चों तो उसको मैं ब्लू कलर के ग्राफ से दिखा रही हूँ. एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, जिसके बाद वो आपस में कोलाइड करते हैं एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स. ये जो साइड है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रिएक्टेंट, कि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होती है. फाइनली जब वो प्रोडक्ट में सेटल डाउन करते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, अगर वो एनर्जी लूज कर रहे हैं तो. ठीक है, आपको मैं बताऊंगी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए भी आप मत परेशान होइए, आप सीधे से बस समझिए. ठीक है, बात समझ में आ गई. नाउ कैटलिस्ट आता है तो क्या करता है, ये इतनी एनर्जी बेटा ऑलरेडी रिएक्टेंट्स के पास होती है. ठीक, इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है फ्रॉम द बेसलाइन, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. जिसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट जो है ट्रांजिट कर जाता है इनटू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी चाहिए. ठीक है, इसको सॉरी, एक चीज मैंने जल्दबाजी में थोड़ी सी गलत बोल दी, इसको हटाइए. यहाँ पे फिर से बनाती हूँ मैं. ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट की एनर्जी है. ठीक, ये इतनी एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी होती है. ठीक, इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है. दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपको चाहिए ताकि आप क्या करें, आप प्रोडक्ट बना सके. ठीक, इतनी हमारे पास ऑलरेडी है, तो जितनी हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल जाए, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. और हमारे पास कुछ पहले से है, कुछ हमें चाहिए, सो दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक, नाउ यू कैन सी विदाउट द कैटलिस्ट हमारे पास इतनी बड़ी पर्पल लाइन है टू फॉर्म प्रोडक्ट, हमें इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए. जब कैटलिस्ट आ जाता है बेटा तो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है. ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये विथ कैटलिस्ट है, और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है दिस इज विदाउट कैटलिस्ट. दिस इज विदाउट कैटलिस्ट. ठीक है, सो कैटलिस्ट पहली बात तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक इनटू द डेफिनेशन. व्हाट इज अ कैटलिस्ट? किसको आप एक कैटलिस्ट बोलते हो? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction, which increases the rate of reaction. रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है ये, बट विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व. वो रिएक्शन में खुद कभी इन्वॉल्व नहीं होता,
विदाउट गेटिंग परमानेंट चेंजेस और इन्वॉल्व, खुद में वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करेगा। कैसे करता है ये? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए ना ताकि हम थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके, उस एनर्जी को ये लोअर कर देता है। कैसे लोअर करता है? बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथ, बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथ, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करके ये इस एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, राइट? जिसकी वजह से अब जो इतना बड़ा बैरियर था, मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स को इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब उनको इतनी कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप नीट का स्कोर 640 नंबर के बजाय 360 कर दोगे तो आधे से ज्यादा बच्चों को मेडिकल की सीट मिल जाएगी। यही यहाँ पे हो रहा है कैटलिस्ट का काम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई? सो दैट इज व्हाट कैटलिस्ट डू। अच्छा, 11th क्लास के चैप्टर से कंबाइन करके कैटलिस्ट पे कुछ स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट। ये 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पता होना चाहिए दैट इट डज नॉट ऑल्टर गिब्स एनर्जी। पहली बात तो ये किसको अफेक्ट नहीं करता? ये गिब्स एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता। गिब्स एनर्जी इज द फ्री एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये आपको पता होगा, तो ये उसको अफेक्ट नहीं करता, राइट? बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ये अफेक्ट नहीं करता है। आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मान लो ये एक रिएक्शन है, A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस डी। कैटलिस्ट ना जितना रिएक्शन आगे की तरफ फास्ट कराता है उतना ही पीछे की तरफ कराता है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे या गिब्स एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसीलिए इक्विलिब्रियम पे या गिब्स एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? ओके, अब इसके आगे बात करते हैं। ना इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करता है, सिर्फ ये क्या करता है, सिर्फ ये क्या करता है, जल्दी इट हेल्प्स इन, कैटलिस्ट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। रिएक्शन जल्दी हो जाए, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, इसमें मदद करता है वो, लेकिन इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट वगैरह को कभी चेंज नहीं करता ये। दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके फाइन, नेक्स्ट आते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? रिएक्शन क्यों होती है? रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, सो दिस इज ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। बट ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सारे के सारे कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। ऐसा नहीं है जितना कोलिजन हो रहा है उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, सारे के सारे इफेक्टिव थोड़ी होते हैं। सो मैम ये इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब हुआ? जब आप बोल रहे हो कि सारे इफेक्टिव नहीं होते और जो आपका कोलिजन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म मैम इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन से आप क्या कहना चाह रहे हो? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है बेटा कोलिजन्स इन विच, collisions in which molecules collide with sufficient kinetic energy, with sufficient kinetic energy, ठीक है? sufficient kinetic energy मतलब हुआ and proper orientation, proper orientation का क्या मतलब हुआ and sufficient kinetic energy का क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखो, जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हेड ऑन कोलाइड करेगा, हेड ऑन कोलिजन, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दोनों मॉलिक्यूल्स की, दोनों आपस में चिपकेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, दे विल अटेन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी इनको चाहिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो अटेन कर लेंगे, एंड देन दे विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड बैरियर। ये जो थ्रेशोल्ड बैरियर है, दे विल क्रॉस थ्रेशोल्ड बैरियर, जितनी एनर्जी उनको चाहिए उसको क्रॉस कर लेगा, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि
इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़े और साथ में इनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए रेट की एक इक्वेशन दी जाती है, अगर आप ध्यान दें तो रेट की एक इक्वेशन दी जाती है, दैट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर्हीनियस की तरह ही है, इसको देख के परेशान मत होना, ये सिर्फ तुम लोग को डराने के लिए लिखा जाता है। P इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ हेड ऑन कोलिजन। मतलब कितने कोलिजन प्रॉपर होंगे, जरूरी थोड़ी 100 कोलाइड कर रहे हैं तो 100 के 100 प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं, 50 हो सकता है हेड ऑन कोलाइड करें, 50 हो सकता है ना करें। इसका मतलब होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन में कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, दैट इज पी, प्रोबेबिलिटी। जेड ए बी का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि कितना जल्दी जल्दी ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, ठीक। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में एक सेकेंड में एक यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़े, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक, बात समझ में आई। अब ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रेड इज ड्यू टू कैटलिस्ट, और यू कैन सी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है, ये लोअर कर देता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को, इसलिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड। Now we have completed this chapter from scratch to the top level. That is only required at your NEET exam. आप 12 घंटे 30 घंटे के लेक्चर देके एक चैप्टर में, वो आप बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन कितने निकल रहे हैं, ठीक। मेरा फोकस आपको 8-10 घंटे के लेक्चर या एक वीडियोस को मल्टीपल टाइम व्यूज कमाना नहीं है। सीधे सीधे मैंने पूरा चैप्टर आपको स्क्रैच टू टॉप पढ़ा दिया, जिसमें एनसीईआरटी का सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट। जिससे मैंने पढ़ा था उससे मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देती हूं, सो दैट यू कैन जस्ट बी अश्योर्ड कि हमने पढ़ाई की है। अब देखते हैं मैम ने जितना पढ़ाया उतना हमसे क्या समझ में आया। अभी मैं आपको थोड़े से ही कराऊंगी, उसके साथ हम एक सेशन लेंगे जिसमें कंप्लीटली पीवाईक्यूज ही सिर्फ डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू का, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 पेपर। अरे ये तो दुखती नब्ज पे मैम ने हाथ रख दिया, अभी तो हुआ है थोड़े दिन पहले, ठीक है। पेपर देखिए ध्यान से कि क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एक रिएक्शन है, फॉर अ रिएक्शन, मैं क्वेश्चन लिख देती हूं ताकि आपके पास पीडीएफ रहे। फॉर अ रिएक्शन द रेट इज गिवन बाय के ए की पावर 2 बी की पावर 1 when initial concentration of A is tripled, mark this word, tripled, keeping concentration of B constant, मतलब समझ में आना चाहिए, ए की पावर ट्रिपल हो गई, बी कांस्टेंट रह गया, ठीक है। तो रेट क्या होगा, द इनिशियल रेट क्या होगा, द इनिशियल रेट इज, क्या होगा रेट बताइए। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन ए इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 6, increased by factor of 9, increased by factor of 3, और increased by देखो इसमें बेसिकली इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 8, इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर इस रिएक्शन में जो रेट की रिएक्शन दे रखी है, इसमें मैं बी को कांस्टेंट रखूं, सिर्फ ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दूं, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला, ए को ट्रिपल करो। तो अगर आप किसी चीज को ट्रिपल करके उसकी पावर 2 रखेंगे तो 9 टाइम्स ही तो बढ़ेगा, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, सोचना ही नहीं था,
आंसर 2 सेकंड का था। देख रहे हो नीट में कितने कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दैट शुड बी इंक्रीज्ड बाय कितना, बेसिकली 9 टाइम्स। ऑल राइट, दिस इज क्लियर टू यू गाइज। चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें मैं आपको बेसिकली क्या करती हूँ, आपको ये बता देती हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए जो आपका आया है पीवाईक्यू में ही सही। ये आया है आपका क्वेश्चन नीट एग्जाम 2022। क्या है ये? एक रिएक्शन है, ए इज गिविंग प्रोडक्ट, और हमें ये पता है दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोल, या मोलारिटी में दिया हुआ है, ठीक। which becomes 0.01 मोल मोलारिटी आफ्टर 5 मिनट्स। कॉन्सेंट्रेशन में इतना चेंज आ गया आफ्टर 5 मिनट्स। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज कितना रेट कांस्टेंट होगा इन मिनट्स पर सेकेंड। इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए इज 1.3818, ऑप्शन बी इज 0.9212, ऑप्शन सी इज 0.4606, ऑप्शन डी इज 0.2303। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन का हमको सिंपल से आंसर चाहिए, ठीक है, कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक, अभी मैंने आपको बताया इसके लिए आप कैसे अप्रोच करोगे बेटा। सोल्यूशन अगर आप देखें तो इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब के की इक्वेशन कैसी होगी, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए। ठीक, 2.303 रखा, टाइम कितना हुआ 5, लॉग ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और ए नॉट की, उसके बाद क्या हुआ 0.01, राइट। इसका मतलब क्या हुआ 2.303 अपॉन 5 लॉग की 100, लॉग 100 को आप क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 5 लॉग 10 की पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 बाय 5 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि log 10 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू लॉग 10, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओनली, एंड दैट विल लीड टू 4.06 अपॉन 5। आंसर विल बी 0.92 by 12 मिनट पर सेकेंड। ये मैंने आपके लिए इतना लंबा सॉल्व किया, मुझे करना होता तो मैं ध्यान देती क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब के की इक्वेशन वो लॉग वाली लगेगी, ठीक, जिसमें ए नॉट बाय ए का टर्म आएगा। ए नॉट कितना है 0.1, ए कितना है 0.01, 0.001, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी 10 की पावर 2। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लॉग जब आप निकालेंगे 10 की पावर 2 तो लॉग 10 की पावर 2 का मतलब होगा 2 ओनली। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे 2.303 अपॉन 5 इंटू 2, इतने में आपका आंसर आ जाता। मैं बता रही हूँ मैं कैसे सोचती, मैं ट्रिक बता रही हूँ कि यहीं पे देख लो कि ए नॉट बाय ए की इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ पे 100 की बन रही है। 100 को आप log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिर्फ 2 बचेगा। आगे वाली इक्वेशन क्या है 2.303 अपॉन 5, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, एंड द आंसर इज दिस वन, बी ऑप्शन। ठीक, इस तरीके से आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में छोटे छोटे सेकंड्स में कर सकते हो। बाकी ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पैटर्न और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है, देखिए ये नीट 2020 का क्वेश्चन आया है, एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जब आप रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो बट नेचुरल सी साइज है, बट नेचुरल सी बात है कि हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से। खैर रहने दीजिए, इतने पैटर्न के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करो, उसके बाद विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे विल डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दी टेलीग्राम
और इंस्टाग्राम विद द हैंडल डॉक्टर तान्या सिंह आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इन द टेलीग्राम ग्रुप you can have notes PDF of this chapter. Follow on the Telegram as well as Instagram, जहां आप अपनी कुछ पर्सनल चीजें शेयर करके अगर पूछना चाहें आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग और वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ask as well as you can ask your doubts. Okay, so thank you everyone. Stay blessed, stay motivated. See you soon in the next lecture.